अगला टॉपिक देखो क्या है। कहते हैं संतुलित बजट बनाम घाटे का बजट या बचत का बजट। तो देखो दो चीजें दी गई है, एक दो नहीं तीन चीजें दी गई है। पहला, संतुलित बजट क्या होता है। पहला, संतुलित बजट क्या होता है। दूसरा, घाटे का बजट क्या होता है। तीसरा, बचत का बजट क्या होता है। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, सरकार ने जितना आय किया उतना ही व्यय हो गया, तो वो बजट संतुलित है। सरकार ने घाटा मतलब सरकार ने आय तो कम करी पर व्यय ज्यादा कर दिया, तो बजट कैसा बन गया, घाटे का हो गया। सरकार ने कमाई 1 लाख करोड़, खर्चा हो गया 1.25 लाख करोड़ का, तो 25,000 करोड़ फालतू ही गए ना। इसके अलावा अगर सरकार ने इनकम तो ज्यादा करी पर खर्च कम ही हुआ, तो वो बचत का बजट है। तो वो किसका बजट हो गया, बचत का, है ना। तो संतुलित बजट बराबर कुल बजटीय प्राप्तियां बराबर होंगी कुल बजटीय व्यय के, जितना आय उतना ही व्यय। घाटे का बजट में जो कुल बजट प्राप्तियां जो इनकम है वो ज्यादा होगी और जो एक्सपेंस है वो कम होंगे। और बचत के बजट में जो प्राप्तियां होंगी वो कम होंगी लेकिन जो व्यय होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, बचत का बजट हो जाएगा। ठीक है। अगला, बजट घाटे के प्रकार। पहला, राजस्व घाटा। पहला कौन सा घाटा, राजस्व घाटा। घाटे कितने प्रकार के, सबसे पहला घाटा कौन सा हो गया आपका, राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटे का मतलब अगर किसी एक साल में, इस अभिप्राय सरकार के कुल राजस्व व्यय पर उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों के आधिक्य से है अथवा सरकार के ऋण नहीं कहेंगे, हाँ, इससे अभिप्राय सरकार के कुल राजस्व व्यय पर उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों के आधिक्य से है अथवा राजस्व घाटा कुल राजस्व व्यय माइनस कर राजस्व प्लस गैर राजस्व। अब देखो पुराने टॉपिक्स में समझ लो इसको। जैसे राजस्व जो घाटा है वो कैसे निकालोगे, अगर सरकार ने राजस्व में व्यय तो कर दिया ज्यादा, राजस्व में व्यय तो कर दिया ज्यादा, लेकिन जो उनकी इनकम थी, अब राजस्व मैंने आपको दो तरह की इनकम पढ़ाई थी, एक राजस्व और एक गैर राजस्व। अगर इन दोनों से आने वाली आय, दोनों से आने वाली आय या प्राप्तियां कम रह गई किसके कंपैरिजन में, राजस्व व्यय के कंपैरिजन में, तो वो कैसा घाटा हो गया, राजस्व का घाटा हो गया। ठीक है। जैसे राजस्व, देखो राजस्व घाटे का मतलब क्या है, राजस्व में जो इनकम है वो कम होगी, एक्सपेंस ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है, तभी तो घाटा होगा। भाई कमाया कम, खर्च ज्यादा किया, तभी तो घाटे में जाओगे। तो राजस्व का व्यय तो ज्यादा है पर राजस्व से आने वाली जो आय है, जो प्राप्तियां है वो कम रह गई, तो इसको आप क्या बोलोगे, राजस्व घाटा बोलोगे। ठीक है। राजस्व से आने वाली इनकम कम और राजस्व पे खर्चा होने वाला ज्यादा होगा, तो आप इसे क्या बोलोगे, राजस्व घाटा बोलोगे। ऐसे क्या होता है, राजकोषीय घाटा। क्या बोलेंगे, राजकोषीय घाटा। अगर कुल बजटीय व्यय जो है वो ऋणों को छोड़कर कुल बजटीय प्राप्तियों से कम रह गया, जैसे जो आपकी इंटरेस्ट आया बस उसको छोड़ दो, क्योंकि इंटरेस्ट तो किस पे आ रहा है, जो तुमने बहुत पहले इन्वेस्ट किया है, तो उस इनकम को मत ऐड करो। बाकी सारी इनकम अगर आपके कुल बजट की जो खर्चा है उससे कम रह गई, अब देखो राजकोषीय की बात करें, किसकी बात करते हैं, राजकोषीय, है ना। अब देखो कुल बजटीय व्यय, कुल बजटीय व्यय मतलब आपने जो कितना भी कुल बजट बनाया उसका जो खर्चा बना, उसका जो खर्चा बना, अगर वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कुल इनकम के, कुल इनकम के, है ना, कुल प्राप्तियों के, कुल किसके, कुल प्राप्तियों के। याद रखना इसमें ऋण का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऋण का इंटरेस्ट उस साल का है ही नहीं, ऋण तो तुमने 10 साल 20 साल 5 साल पहले दिया है, तो वो तो पैसा वहां से आ रहा है, तो उसको मत काउंट करो बस। तो अगर ये ज्यादा है तो ये कैसा घाटा हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया। कैसा घाटा हो गया, राजकोषीय घाटा हो घाटी। अरे बेटा व्यय ज्यादा है, इनकम कम है, तो खर्चा ज्यादा होगा तो घाटे में ही जाओगे ना, अगर इनकम से ज्यादा होगा तो। ठीक है। अगला, राजकोषीय घाटा हो गया। अगला देखो प्राथमिक घाटा क्या होता है। तो प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटा घटा पिछले ऋणों पर ब्याज का भुगतान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अभी मैंने तुमसे क्या बोला, इसमें ऋण का जो ब्याज है वो नहीं आना चाहिए, पर अगर हम इसमें से अगर मान लो ऋण का ब्याज भी लगा दिया और तब भी तुम घाटे में जा रहे हो, तो वो प्राथमिक घाटा है। राजकोषीय घाटे में क्या बोला गया था, कुल बजटीय व्यय कितना तुमने खर्चा किया बजट पे माइनस कितना तुमने इनकम करी इंटरेस्ट के बिना, जो तुमने ऋण दिया था, जो तुमने उधार दिया था, उसके जो इनकम आई, जो उससे इंटरेस्ट आया, उसके बिना तो तुम्हारा घाटा ये वाला हो गया। पर अगर तुम उसको भी मिला लो और फिर भी तुम घाटे में हो, तो वो घाटा कैसा हो गया, प्राथमिक घाटा हो गया। कैसा घाटा हो गया वो, प्राथमिक घाटा हो गया। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि राजकोषीय घाटे में हम सारी इनकम नहीं जोड़ते हैं,
हम कौन सी इनकम नहीं जोड़ते हैं इसके अंदर? जो इनकम ब्याज से आ रही है वो हमने नहीं जोड़ी। लेकिन जब हमने वो इनकम भी जोड़ ली तो जो घाटा आया वो हमारा प्राथमिक घाटा। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? घाटे के वित्त पोषण के तरीके। तो देखो, सरकार 3 तरह से घाटे का वित्त पोषण करती है। अगर घाटा हुआ तो उसको पूरा भी तो करना है। सरकार कैसे कैसे करती है? जनता और विदेशी सरकारों से उधार ले लेगी। या तो उधार किससे लेगी? जनता से लेगी, या तो विदेशी संस्थाओं से ले लेगी। जैसे अगर मान लो सरकार, अब तुम इसको सीधे सीधे एग्जाम्पल समझो। मान लेते हैं सरकार के पास बजट बना इस साल 100 रुपए का। कितने रुपए का बजट बना? 100 रुपए का। अब उसमें से उसने राजस्व जो कर इकट्ठा किया, यानी कि जो उसने सब कुछ इकट्ठा किया, वो तो था भैया 95 रुपए। तो ये घाटा कैसा है? ये घाटा तुम्हारा राजकोषीय घाटा है। कैसा घाटा है? राजकोषीय, क्योंकि मैंने अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं जोड़ा है। मान लो इस साल 2 रुपए का इंटरेस्ट मिला, कितने साल कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला? तो अब सरकार का घाटा जो है वो 100 रुपए माइनस 97 रुपए करोगे, तो अब कितने रुपए का घाटा रह गया? अब ये घाटा कैसा हो गया? प्राथमिक घाटा हो गया, क्योंकि इस बार इसमें क्या जोड़ दिया मैंने? ब्याज जोड़ दिया, तो भी हम घाटे में है। अभी कह रहा है अभी जो 3 रुपए का घाटा है ये सरकार पूरा कहां से करेगी? तो या तो वो दूसरे देशों से ऋण लेगी, उधार लेगी, तो ये 3 रुपए घाटा पूरा होगा। या वो जनता से उधार लेगी। सरकार जनता से कैसे उधार लेती है? तो मैंने बताया था बॉन्ड पेपर्स। टैक्स बढ़ा के नहीं, टैक्स बढ़ा के उधार थोड़ी ले रही है सरकार, बॉन्ड पेपर के जरिए पैसा लेती है। हाँ, अगर हमारा बॉन्ड पेपर, तो आप ये बॉन्ड पेपर बैंक में जाके दिया ना, बैंक आपको पैसा दे देगी अगर हम नहीं देता है। तुम्हें पता आर्मी के ट्रकों में जब तेल भरता है तो आर्मी के ट्रकों के लिए कोई रूल नहीं है। जिस भी जगह पर वो तेल भरवाना चाहे वहां भरवा सकते हैं, और पेट्रोल पंप वाले को भरना भी पड़ेगा। और वो पेमेंट नहीं करते हैं, वो ना वहां पे चालान काट देते हैं। ये चालान आप एसबीआई में देके आओ और वहां से आप पेमेंट ले लो। तो सेम काम सर बैंकों के साथ कर दी। ठीक है। अगर आपको सरकार को कोई बॉन्ड पेपर खरीदना है तो आप सरकार का एक बॉन्ड पेपर खरीदो। अब एक बॉन्ड पेपर 100 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक का हो सकता है, जितनी सरकार को रिक्वायरमेंट है। अब अगर सरकार को चाहिए 1 लाख रुपए, उसने निकाले 100 बॉन्ड पेपर, एक बॉन्ड पेपर कितने का हुआ? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का 100 बॉन्ड पेपर निकाल तो 1 लाख रुपए चाहिए सरकार, तो हो गया 1 लाख रुपए। इसका मतलब मुझे अगर वो एक बॉन्ड पेपर खरीदना तो मुझे 1000 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। और कल को हो सकता है कि मुझे उसके 1,500 रुपए मिल जाए, कल को हो सकता है मुझे उसके 2,000 रुपए मिल जाए, वो जितने भी मार्केट में बढ़ेंगे 700 मुझे मिल जाएंगे। तो पहला तरीका वो क्या हो गया? या तो वो जनता से लेगी या तो वो विदेश से लेगी, जनता से या फिर विदेश से। इस ना ना ना, विदेश आपके देश के हिसाब से पैसा उधार देता है। जैसे आईएमएफ अगर पाकिस्तान को अभी हाल ही में एक, पता नहीं, $125 मिलियन का दे रहा है, उधार दे रहा है, तो भारत को तो वो बिलियंस में दे देगा उधार, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के कंपैरिजन में अच्छा है ना। 125 मिलियन का कुछ वो लोन दिलवा रहा है, यूएस दिलवा रहा है उसको। ठीक है। दूसरा, अगला आरबीआई से नगद शेष की निकासी। अब देखो, आरबीआई से ना, जैसे अगर सरकार चाहे तो आरबीआई से नगद निकासी यानी कि नगद पेमेंट ले सकता है, कैश ले सकता है आरबीआई से। अब मैं तुम लोगों को मनी और बैंकिंग में चीज समझाई थी कि बैंक अपना कुछ पैसा आरबीआई में जमा करता है। आरबीआई बैंकों का पैसा इसलिए रखता है ताकि मार्केट में ज्यादा कैश का फ्लो ना जाए। अगर वरना मार्केट में बहुत ज्यादा कैश निकल जाएगा ना तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई पैसा हमेशा रोक के चलता है कि खर्च मार्केट में नोट ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो ये जो पैसा छाप के आरबीआई ने रखा है, जो मार्केट में नहीं छोड़ रहा, वो पैसा कौन लेगा? सरकार ले लेती है। कहते हैं तुम्हें खर्च नहीं करना, हमें दे दो, हम चला ले रहे हैं। सरकार उस रुपया क्या करेगी? विदेशों से व्यापार में यूज कर लेगी, क्योंकि देश में तो नहीं चलाना है ना, देश में तो नहीं चलाना है ना, बाहर तो चला सकते हैं, तो वो बाहर चला लेगी। ठीक है। इसके अलावा सरकार चाहे तो आरबीआई से लोन भी ले सकती है। किससे लोन ले सकती है? आरबीआई से लोन भी ले सकती है। जरूरी नहीं है कि वो जनता से ही लेगी, वो आरबीआई से भी लोन, क्यों आरबीआई को नहीं, मतलब वही ऑफिशियल पेपर पे लिख के देंगे और क्या। सरकार को कोई वो थोड़ी चाहिए। ठीक है। आरबीआई से देश को लोन लेने के लिए, सरकार को लोन लेने को वो थोड़ी चाहिए, क्या बोलते हैं? हाँ, दे देंगे। अगला क्या है भाई? बजटीय राजकोषीय नीति। तो देखो, जब भी हम कभी बजट बनाते हैं तो हम उसमें कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं, उनके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। पहला टॉपिक क्या है भाई? सार्वजनिक व्यय। सरकार अनेक प्रकार की वस्तुओं पर धन खर्च करती है, जैसे कि सेना और पुलिस से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं तथा हस्तांतरण भुगतान जैसी कल्याण सेवा पर भी करती है। तो राजकोषीय उपाय निम्न। देखो, पहले कुछ टॉपिक समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अब आप बजटीय नीति के संबंध में जानेंगे। नीति 2 मुद्दों से संबंधित है। मतलब बजटीय नीति का मतलब बजट कैसे बनता है। ठीक है। बजट कैसे बनता है। ठीक है। पहली बात तो यही हो गई कि वह मदे जिन पर सरकार को व्यय करना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार जिस पर वो खर्चा करना है वो चीज नोट करेगी।
अभी मैं तुम्हें एक चीज की बात बताता हूँ। आज तारीख कितनी है? 19 जनवरी। आज से मोटे मोटे 12 दिन बाद बजट आएगा। 1 फरवरी को, 1 फरवरी को संसद में बजट पेश होता है। 15 या 20 मार्च तक बजट पर बहस चलेगी। अब आएगा मॉनसून सत्र। कौन सा सत्र आएगा? मॉनसून सत्र। उस सत्र में होगी बहस। इस पे होगी, बजट पे। तो अभी तुम न्यूज देखना शुरू करोगे ना, अब से तो तुम्हें रोजाना सुनने को मिलेगा, आज पार्लियामेंट में ये टॉपिक पेश किया गया, आज ये पेश किया गया। पूरे 1 डेढ़ महीने बहस चलने के बाद फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि हम बजट में ये चीजें रखेंगे और ये चीजें हटाएंगे, ये चीजें रखेंगे, ये चीजें नहीं रखेंगे। जब ये फाइनल होता है तो 15 या 20 मार्च को, जिस भी दिन बजट फाइनल हो जाएगा, उस दिन संसद में बनता है हलवा। हलवा बनता है, हलवा बनता है। पहले केक कटता था। हाँ, किसी का ही बनाते हैं वैसे तो, पिछली बार तो गाजर का बना था। ठीक है, तो पहले केक कटता था, अब हलवा बनने लगा है। पिछले 2 साल से हलवा बनता है। नहीं नहीं, पहले अंग्रेजों के अधीन चलते थे हम लोग, अब हिंदुस्तानी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, हलवा काटते हैं। दूसरी बात, 1 अप्रैल को फिर वो बजट लागू हो जाएगा, तो 1 अप्रैल से बहुत सारी चीजें महंगी सस्ती हो जाती हैं। जैसे पिछली बार बड़ी गुड न्यूज आई थी, 12 लाख का कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो वो 1 अप्रैल से तो लागू हुआ था। सरकार लेके आई थी, पहले 7 लाख पर कोई इनकम टैक्स नहीं था, तो लोगों को लगा इस बार 7.5 8 लाख कर देंगे, बस सरकार ने सीधा 12 लाख कर दिया। लोग कहते हैं ना बहुत टैक्स देना पड़ता है, देश में बहुत टैक्स देना पड़ता है। सरकार ने कहा जो भी सालाना 12 लाख रुपए कमाएगा उसको कोई टैक्स देना नहीं है। 12 लाख से यदि आप ऊपर कमा दो तो ही आप टैक्स दोगे। ठीक है, इसके अलावा पिछले, अभी जब जीएसटी आया था, दिवाली से कुछ टाइम पहले जीएसटी के नए लॉज आए थे, तो सिगरेट विगरेट पे 45% जीएसटी है। अगर आप सिगरेट खरीदते हो तो आपको 45% जीएसटी पे करना पड़ेगा। और वहीं गाड़ियों पे जीएसटी कम हो गया है। तो सरकार हर साल बजट में टैक्स को भी देखती है कि किस पे हम टैक्स कम कर सकते हैं, किस पे हम टैक्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो जिन चीजों पर सरकार को खर्चा करना है। दूसरा, अपने वित्तीयन के लिए सरकार को संसाधन किस प्रकार जुटाने चाहिए। एक तो सरकार खर्चा करेगी कि जनता को क्या देना है, दूसरा अपने लिए उसको क्या चाहिए। जैसे कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है, कोई नई बिल्डिंग बनवानी है, या सरकार के पास कोई नया, जैसे अभी नए कोई नया, मान लेते हैं कोई हथियार नया खरीदा, उस हथियार के लिए कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए, टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए, या कोई स्टोरेज के लिए उनको कोई जगह चाहिए, परमाणु हथियार बनाया है उसको कहाँ रखोगे उसके लिए उनको कोई जगह चाहिए। तो इन चीजों के लिए वो भी खर्चा करे, इन दोनों बातों को वो ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन कौन से। सबसे पहली बात तो सार्वजनिक व्यय, जो मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहले जनता के लिए क्या क्या खर्चा करना है वो। दूसरी बात, कराधान, सरकार नए कर लगाती है तथा वर्तमान करों की दरों में परिवर्तन करती है। जैसे मैंने बताया टैक्स चेंज करना। अब कर को वो क्या कर सकती है, वो खत्म भी कर सकती है, वो बढ़ा भी सकती है, वो सेम भी रहने दे सकती है। जरूरी नहीं है कि कम ही होगा, जरूरी नहीं है कि बढ़ेगा ही। ऐसा भी होता है कि जो है उतना ही रहे। हाँ, बढ़ा भी सकता है। ठीक है, सहकारी काम। तीसरा, सार्वजनिकरण, पब्लिक लोन, सरकार ब्रांड, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र आदि के माध्यम तथा विदेशों से भी धन जुटाती है। अब यहाँ पे देखो, अभी ना हमारे यूपी में एक केसीसी चलता है। केसीसी मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। इसके तहत किसान 2 लाख रुपए तक पैसा निकाल सकते हैं, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी उसके, बिना किसी कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब होता है कुछ, क्या बोलते हैं उसे, बैंक में आप कुछ रखते हो उसके बदले आपको पैसा मिलता है ना, तो उसे हम इंग्लिश में कोलेट्रल कहते हैं। हाँ, और हिंदी में कोई और शब्द भी कहते हैं जिसके बदले आपको पैसा मिलता है ना। तो आप बिना किसी इसके, किसान लोग 2 लाख रुपए तक का पैसा निकाल सकते हैं उस कार्ड से। ठीक है, बिना कोलेट्रल के, हाँ बिना ब्याज के, बिना कुछ किए आप बस उस कार्ड को बैंक में लेके जाओगे, एटीएम कार्ड जैसे एटीएम में डालते हैं वैसे करोगे और पैसे निकाल लोगे, और बाद में आप उसमें पैसा डाल सकते हो, तो आपके वो 2 लाख रुपए आपके पास रहेंगे। हाँ, ठीक है, नहीं करोगे तो सरकार फिर अपने आप कुछ मेथड करती है पैसा निकलवाने के लिए, है ना। अगला, इसके अलावा सरकार राशनिंग और कीमत नियंत्रण करती है, मजदूरी पे नियंत्रण करती है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाती है ताकि मार्केट में उसकी प्राइस बहुत ज्यादा ना हो जाए, है ना। बजटीय नीति का उद्देश्य क्या है? पहली बात तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना। बजट बनाने का सबसे पहला उपलक्ष्य क्या होता है, सबसे पहला मोटिव क्या होता है? जनता इनकम बढ़ाए। जनता क्या बढ़ाए? इनकम बढ़ाए। अब देखो, सरकार अगर टैक्स कम नहीं करेगी तो ऑब्वियस बात है लोग यही बोल के देश छोड़ना स्टार्ट कर देंगे कि हम इतना कमा रहे हैं, इतना हम सरकार को दे देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भारत में ही टैक्स बहुत ज्यादा है, भारत से कई गुना ज्यादा टैक्स बाकी देशों में, यूएसए में, फ्रांस में, बहुत ज्यादा देशों में टैक्स भारत से ज्यादा है। लेकिन सुविधा भी है ना, तो कई लोग इस बात पे कह देते हैं कि भाई हमारे टैक्स का लगता है, सुविधा में मिलती नहीं है ना। दूसरा, आय एवं संपत्ति की असमानताओं को कम करना। अब देखो, अगर हम टैक्स बहुत ज्यादा लेंगे, अब एक बार बताओ, पार्ले जी का बिस्कुट अमीर इंसान खरीदे या गरीब इंसान खरीदे, मिलता दोनों को कितने का है। अब इस पे लगने वाला टैक्स किसी के लिए तो 50 पैसे बहुत बड़ी रकम है, और किसी के लिए 50 पैसे गिनती की भी नहीं है ना।
तो सरकार क्या कर सकती है, आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करने का भी काम करती है। इससे वो टैक्स कम करती है ताकि हर किसी के लिए वो इक्वल हो जाए। इसके अलावा आप तुम देखो, तुम लोग तो नहीं, जनता बहुत ज्यादा उन्होंने सुनाया था जब फाइनेंस मिनिस्टर ने पॉपकॉर्न में जो क्लासिक और सॉल्टी पॉपकॉर्न थे उन पर तो 5% का जीएसटी था, और जो कैरेमल पॉपकॉर्न थे उन पर 18% का जीएसटी था। तो लोग बार बार ये कह रहे थे कि अब इनको जो है वो पॉपकॉर्न से भी दिक्कत होने लगी, कि गरीब आदमी जो है वो कैरेमल पॉपकॉर्न भी नहीं खरीद सकते। तो उनका सीधा सीधा कहना था, एक बात बताओ, गरीब आदमी है, अगर तुम गरीब हो तो तुम सॉल्टेड पॉपकॉर्न ही खाओगे, सीधी सी बात है, एक जनरल केस है। जनरल केस है, तुम सॉल्टी पॉपकॉर्न खाओगे। अब अगर मैं दोनों को न्यूट्रल करने के लिए, मैं सॉल्टी पॉपकॉर्न को और कैरेमल पॉपकॉर्न को न्यूट्रल करने के लिए दोनों पे 8% का जीएसटी लगाता, मान लेते हैं दोनों पे न्यूट्रल करने के लिए ना, वो 16, 18 या 5, तो मैंने नॉर्मल के लिए 8% जीएसटी लगा दिया। अब जो गरीब आदमी सॉल्टी खरीद पाता वो भी नहीं खरीद पा रहा है, नहीं खरीद पाएगा ना भाई। एक बात बताओ, 100 रुपए का पॉपकॉर्न तुम्हें 108 का पड़ रहा है 8% जीएसटी पर, और 200 रुपए का पॉपकॉर्न कैरमल वाला तुम्हें 216 रुपए का पड़ रहा है। अब ना तो तुम ये खरीद पा रहे हो, ना तो तुम ये खरीद पा रहे हो। तो उससे तो अच्छा ही है ना कि जिसकी सेल ज्यादा उस पर टैक्स कम कर दो, ताकि लोग कुछ तो अफोर्ड कर सके। तो इस पे तुमने लगाया 5% का, अब ये तुम्हारा केवल 105 का है, और ये वाला तुम्हारा 236 रुपए का हो गया। तो अब जो गरीब, जो अमीर लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे भाई, उनको तो हर तरफ अफोर्ड करना है, पर जो गरीब लोग हैं उनको तो एक लिमिट चाहिए ना अपने लिए। सेम चीज अभी हाल ही में गाड़ियों पे है, यही करो बस, रोक दो। ठीक है भाई, तो एक हमारा लास्ट क्या हो गया कि गरीब और अमीर को बराबर करना। दूसरा क्या है, रोजगार के अवसर प्रदान करना। सरकार हर साल जब बजट बनाती है तो इस बात का ध्यान रखती है कि कुछ ऐसा भी किया जाए जिससे कि लोगों के लिए नौकरियां बढ़े। ठीक है। चौथा क्या है, मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करना। सरकार जब भी बजट लाती है तो वही हमेशा ट्राई करती है कि मार्केट में जिन चीजों के प्राइस पिछले वित्तीय वर्ष में ऊपर नीचे रहे उनको भी एक टाइम पे लाके फिक्स किया जाए, ताकि जनता को बार बार किसी चीज को महंगा खरीदना ना पड़े। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बहुत से एग्जाम्पल है, जब प्याज के दाम मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो ईस्टर्न डिपार्टमेंट में एक सरकारी गाड़ी आती थी, और वो सरकारी गाड़ी सरकारी रेट पर प्याज बेच के जाती थी। अब ये सुविधा ईस्टर्न डिपार्टमेंट को इसलिए मिली है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। हर क्षेत्र जो रजिस्टर्ड है सरकार की नजरों में, वहां पर सरकार अपना एक गाड़ी या एक वो बेचता है, और उसके द्वारा वो सामान भिजवाता है। ठीक है। ये चीज हमें कोविड के टाइम में भी देखने को मिली थी कि जितने भी एस्टेब्लिश सिटीज हैं, जैसे पुणे हो गया, बॉम्बे का वो पार्ट हो गया जो प्रॉपर एक्सेप्टेडली बना हुआ है, उन जगहों पर सरकार अपनी एक कोई ना कोई हेल्प भेजता है और वहां पे जाके काम करवाता है। ठीक है। अगर कोई चीज महंगी है मार्केट में तो आप उससे खरीद सकते हो, हमारी बात। तो गवर्नमेंट टाइम टाइम पे ये काम भी करता है। इसके अलावा भुगतान संतुलन घाटे को ठीक करना। सरकार का हर बजट में ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भुगतान है, जो पेमेंट उसको करना है, उसको भी वो बैलेंस करे। मतलब ये जो उधार वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये ज्यादा ना बढ़े। अगर सरकार, जैसे कई सारे लोग वर्तमान सरकार को इसीलिए टोका टोकी करते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार में इतना सारा उधार बढ़ गया। ठीक है। तो उधार बढ़ना भी एक नेगेटिव है। ठीक है, मोदी सरकार में उधार बढ़ गया, ये भी एक बहुत नेगेटिव कमेंट है जो सरकार के ऊपर लग जाता है। पर अगर हम पिछले टाइम के कुछ सिचुएशंस को देखो, तो कोविड एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सरकार को लोन लेना पड़ा या सरकार को कर्जा लेना पड़ा। ठीक है। और देखो, यूएन या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनमें तो कोई देश है नहीं, मतलब ये कोई देश तो है नहीं कि इनके आगे लोग बीमार पड़ेंगे। ये तो केवल एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो उधार दे सकते हैं किसी को भी। इनको थोड़ी कोविड में दिक्कत हुई थी, ना तो इनकी नौकरी गई थी, ना इनको कोई प्रोडक्शन करनी है। इनको पैसा कौन देता है, सब देश मिलके देते हैं। तो सब देश मिलके पैसे तो उनको दे ही रहे थे, तो इसीलिए ये उधार देने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन, छोटी, जैसे भूटान, भूटान है, अब तो लोग ही अच्छे से रहते हैं, तो वहां पर कोविड का ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। तो भारत जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वहां दिक्कत पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत होती है। ठीक है। लास्ट में प्रभावशाली प्रशासन पैदा करना। हर साल बजट पेश होते वक्त सरकार ये भी ध्यान रखती है कि कोई ना कोई एक ऐसा नया स्टेप लिया जाए जिससे लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा जाए। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब प्रशासन को सुधारा जाए। जैसे हाल ही में अ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक नई सरकारी नौकरी निकाली थी। उसका नाम क्या हुआ करता था, मित्र करके एक नाम हुआ करता था। उसमें ना ये लोग खाकी वर्दी पहन के, पुलिस वालों जैसी, और पूरे दिल्ली में इनकी ड्यूटी लगाई जाती थी। जैसे ऑड इवन का रूल लगा दिया, या अपने रेड लाइट पे इंजन बंद करो इसका रूल लगा दिया। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग पोस्टर वोस्टर लेके वहां खड़े रहते थे, है ना। तो ये भी एक नौकरी थी, इसको क्यों लाया गया, ये तो लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। सरकार को कुछ ऐसे वॉलंटियर्स मिल रहे हैं काम करने के लिए, जो उनकी जो प्रॉपर जो परमानेंट स्टाफ है अगर वो बिजी है तो इन लोगों से वो काम करवा सकती थी।
तो ऐसे भी काम सरकार बजट लाने पर करती है ताकि उनको एक ऑप्शन मिले या लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा किया जाए। ठीक है, तो ये एक हमारे चैप्टर में था जो कि खत्म हो गया।